नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 6 के प्रश्न और उत्तर की, जिसका बहुविकल्पी प्रश्न पहला है कि फर्स्ट है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट पास किया गया। इंडिया काउंसिल एक्ट पास किया गया। नमस्कार बच्चों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पाठ 6 के प्रश्न और उत्तर आज हम बताएंगे आपको। बच्चों, जिन भी बच्चों ने बेहतर तरीके से पहले पीछे पढ़ा होगा, समझा होगा चीज़ों को, जो ये हम समझ रहे होंगे कि कैसे पढ़ाया गया है, किस तरह से जो है कि एक एक शब्द बताए हुए हैं, अगर जो पीछे पढ़ा होगा वो अपने आप जो है आसानी से आगे प्रश्नोत्तर कर लेगा। जैसे कहते हैं ना बच्चों कि जब खेती आपको बेहतर तरीके से सीख जाएंगे करना, तो आपको खेती करना बहुत आसान होता है। इसी तरह से कंचे खेलना, जब आप बैट खेलना, आप बहुत अच्छी तेज बॉलिंग को आप जो है संभालना प्रैक्टिस कर करके आप ये जान जाएंगे कि तेज बॉल कैसे जो है कि संभालना है, तो आप फिर जब टूर्नामेंट खेलने जाएंगे तो धड़ाधड़ छक्का पे छक्का मारते जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। इसी तरह से हम बच्चों कहते हैं कि हमेशा जब पाठ का प्रश्न उत्तर करना हो, इससे पहले पाठ को बेहतर तरीके से क्या करो, पढ़ो, समझो, तब इसके बाद उसका उत्तर दो। आप उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आज देखते हैं कि पाठ 6 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या कह रहा है। इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया। कब पास किया गया? 1861 में पास किया गया। यही इंडियन काउंसिल एक्ट है जब वो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसके जस्ट बाद जो है भारत की सत्ता कंपनी से छीनकर किसको दे दी गई थी? ब्रिटिश महारानी को दे दी गई थी। महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ, आपको याद है ना, वही महारानी विक्टोरिया, उनको दे दिया गया था। अब जब विक्टोरिया जी को दे दिया गया तो विक्टोरिया जी भारत की जो है कि शासिका बन गई। अब शासिका बन गई तो फिर जो भारत के लिए जो नियम और कानून बनते थे वो ब्रिटिश की संसद में बनाए जाते थे, और ब्रिटिश संसद कानून बनाती थी। 500 किलोमीटर दूर से भारत पर शासन कर रही थी। सोचिए कि अंग्रेज कितने चालाक, कितने शातिर थे कि 5000 किलोमीटर दूर बैठकर भारत का शासन संचालित कर रहे थे, और जो हमारे यहाँ मूर्ख थे वो शासित हो रहे थे। तो बड़ी दशा खराब थी। दूसरा देखिए, पहली रेल बोरीवली से थाने के बीच चली। छुक 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 ट्रेन चली। आपको याद होगा ना पोयम, वही है। पहली ट्रेन कब चली थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। मुंबई से लेकर थाने तक, बोरीवली से थाने तक चली थी। अब अगला प्रश्न है 6 प्रश्न है जो है दूसरा अति लघुत्तरी प्रश्न। आप देखते हैं बच्चों, प्रश्न 1 है, सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? सीवी रमन बच्चों ये बहुत बड़े जो है वैज्ञानिक थे, और इन्होंने यही बताया था कि जैसे बच्चों कोई भी प्रकाश हो, अगर प्रिज्म होता है एक, उससे आप गुजारेंगे तो आपको 7 रंग दिखेंगे। इसी इफेक्ट को बोलते हैं, इसी प्रभाव को बोलते हैं सीवी रमन प्रभाव। तो इसी के लिए इन्हीं खोज के लिए सीवी रमन जी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब उत्तर देखते हैं। सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, मतलब इससे ऊंचा पुरस्कार और कोई होता ही नहीं है। तो जो है सीवी रमन पहले जो है भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे जिन्हें प्राप्त किया गया, और इन्हीं के जो है कि जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसी दिन 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है आज भी भारत में। फिर देखिए प्रश्न 2, 1835 में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी? ये तो बच्चों कॉमन सेंस है। अंग्रेज कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे, और वहाँ की भाषा कौन थी? अंग्रेजी थी। तो भारत में वो फारसी और संस्कृत जो हिंदी भाषा थी उस सबको कहते थे कि ये बहुत बेकार भाषा है, पिछड़ी भाषा है, ये किसी काम की भाषा नहीं है। हमारी अंग्रेजी भाषा बहुत सर्वोत्कृष्ट है, बहुत अच्छी है। लेकिन बाद में हमारे जो नेता थे, जो हमारे चिंतक थे, जो हमारे जो है कि आप चिंतक का क्या लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्ला भाषा में
क्या लिखा, गीतांजलि लिखा, और गीतांजलि को उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो अंग्रेजों के मुंह चोखा हो गया कि अरे ई कैसे हो सकाला, गीतांजलि कैसे नोबेल पुरस्कार मिल सकाला। तो कहल भाषा जो हो कौनो कमजोर ना हो, भाषा हर जबर होले, बस ओके संरक्षण और प्रोत्साहन देने के आवश्यकता होले। तो देखा उत्तर एक आसानी से देगा। 1835 में अंग्रेजी को भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बना दी गई। प्रशासन की भाषा मतलब जौन प्रशासन द्वारा लेटर जारी होला, जौन पत्र लिखल जाला, उ कुल अंग्रेजी भाषा में जारी होए लगल। और भारत में शासन के करत रहे, अंग्रेज करत रहे, और जन शासित के होत रहे जनता। अब बतावा जी अंग्रेज जौन हो भग भग अंग्रेजी लिखत रहल हुई हैं, तो बेचारी जनता के कुछ हक्का बक्का उधर रात रही कि अरे तो हमारे लिटरवा नहीं समझ में आवत है, का लिखे होंगे। तो जब अगर हिंदी में लिखतन तब तो जनता, आम जनता समझ पाओ कि अच्छा हाँ एक मतलब का हो, एक मीनिंग का हो। तो ऐसे अंग्रेज जो न मूर्ख बनाए के शासन करत रहे। अब प्रश्न 3 हो, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई? उत्तर, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 ईस्वी में वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। ये परिषद के सदस्य क्या करते थे? ये करते थे कुछ, इनको अलग अलग विभाग दिया गया था, जैसे सिंचाई विभाग किसी का था, किसी वित्त विभाग था, किसी का कोई विभाग था। इनका उनके विभाग पर पूरा नियंत्रण होता था, जो उन पर जो है नियम कानून सुधार जो भी करना होता था, यही 12 से 16 सदस्य करते थे। अब तीसरा है लघोत्तरी प्रश्न। प्रश्न 1 है, मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था? अब आते हैं भैया लॉर्ड मैकाले। मैकाले बहुत चतुर और बहुत चालाक आदमी था। तो उत्तर वो देखिए क्या है, लॉर्ड मैकाले पाश्चात्य मतलब होता है बच्चों कि पश्चिमी शिक्षा मतलब अंग्रेज जोन शिक्षा देता है, जोन यूरोप में शिक्षा, फ्रांस में शिक्षा दिया जाता है, जोन ब्रिटेन में शिक्षा दिया जाता है, जोनों की अमेरिका वगैरह में, मतलब पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी शिक्षा ओके बोले ना पाश्चात्य शिक्षा। अंग्रेजी भाषा के प्रबल समर्थक थे। मतलब जो मैकाले था वो पश्चिमी शिक्षा, वो यूरोपीय शिक्षा को बहुत अच्छा मानता था। वो भारतीय जो गुरुकुल थी, जो पहले गुरुकुल जो है पढ़ाया जाता था, जहाँ गुरु होता था और उसके सब चेला होते थे, वो सब विज्ञान प्राप्त करते थे और मौखिक ज्ञान दिया जाता था। तो वो इस चीज़ को मानता नहीं। मैकाले कहता है कि फूहड़ है, ये असभ्यों की, ये बर्बरों की तरह जो है शिक्षा दी जाती है, ये बेकार शिक्षा है। इस मूर्ख को ये नहीं पता था कि इसी शिक्षा से प्राप्त करके आर्यभट्ट ने शून्य की खोज कर ली, जो दुनिया में भारतीय थे, पहले भारतीय थे। इसी के बाद पाइथागोरस की खोज भारत में हुई। इसी तरह से ब्रह्मांड लीलावती जो है बराहमीर ने लिखा था, यही भारतीय भाषाओं में लिखा था और यही गुरुकुल शिक्षा के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया था। तो अभी इस मैकालों को क्या पता, लेकिन ये भाई शासन कर रहा था, जो कह रहा था तो मानना ही पड़ा था। तो कह रहा था कि अंग्रेजी भाषा सबसे उत्कृष्ट भाषा है, लेकिन फारसी और संस्कृत को पिछड़ी भाषा मानते थे। वो कहता था कि ये असभ्य भाषा है, ये बर्बरों की भाषा है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आती। इसलिए वे अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। इसलिए उसने जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। उसका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय नागरिक रंग से काले होंगे, लेकिन सोच विचार से गोरों के समान होंगे। वो कहता था, वो बुद्धिमान था, कहता था अगर अंग्रेजी जो भारतीय नागरिक हैं या बच्चे हैं पढ़ेंगे तो वो शरीर से तो काले रह जाएंगे, लेकिन दिमाग से क्या हो जाएगा, दिमाग से वो इंग्लैंड की तरह सोचने लग जाएंगे। वो स्वतंत्रता की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, वो हमारे विचारों से समानता लाएंगे। और जब हमारे विचारों को मानेंगे तो हम जैसे हाँकेंगे वैसे उनको क्या है, आगे बैलों की तरह वो खेत जोतेंगे। तो इसी तरह से उन्होंने जो है कि मैकाले का यही विचार था, लेकिन ये नहीं पता था कि कभी कभी बैल अगर सीख जाता है तो वो अपने मनमर्जी से भी खेत जोतने लग जाता है। और जब खेत जोतने लग जाता है तो किसान को बड़ा बुरा लगता है कि यार हमारा खेत जोत रहा है। तो यही इंग्लैंड वासियों के साथ हुआ कि जब पढ़े लिखे भारतीय धीरे धीरे पढ़ने लग गए, जानने लग गए, तो उन्होंने इंग्लैंड की नीतियों का क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया कि ससुरे तुम हम लोगों के यहाँ शासन कर रहे हो, हम लोगों के यहाँ रह रहे हो, हम लोगों के यहाँ खा रहे हो और हमारी ही संस्कृति को गलत कर रहे हो, हमारे ही पहनावे की आलोचना कर रहे हो, हमारी भाषा की आलोचना कर रहे हो। तब लोग खड़े हो गए कि नहीं, हमारी भाषा संस्कृत है या हिंदी है, वो सर्वश्रेष्ठ भाषा है, अंग्रेजी बुरी भाषा है, ये
बाहरी दूसरे देश की भाषा हमारी नहीं है। तो इस तरह का जो है वर्चस्व लोगों ने स्थापित किया, तब जाके जो है अंग्रेजी को थोड़ा लेकिन कम मान्यता दी जाने लगी, हिंदी को प्राथमिकता दी जाने लगी। लेकिन फिर भी भारत आज भी आप देखिए कि गुलाम तो नहीं है, लेकिन अंग्रेजी तो मान लो जैसे सर्वे सर्वा है, हर माँ बाप सोचता है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेज बन जाए। अंग्रेजी बने के बाद तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ावा भाई लड़कन के, हिंदी केहू पता है न, इंडस्ट्री में चलिया जो न कि हिंदी मूवी सब बनावे ना, और देखबा जब उनकर भाषण सुनबा तो सब अंग्रेजी में। अब लोगन के समझ में नहीं आवत बा कि जो मूर्ख बनावत हो हम लोग इंग्लिश बोल तो का करबा भैया, भारत में ये दशा बा। और प्रश्न 2 है, महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन से आश्वासन दिए गए? देखिए उत्तर, 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने ग्रहण किया। मतलब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया कि ब्रिटिश की महारानी कहा कि अब तोहरे बस के ना भारत के संभालब, अब तू ना संभाल पेगा, अब के संभाली, अब ब्रिटिश संसद संभाली या ब्रिटिश सरकार संभाली भारत के शासन। रानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की क्या है, शासिका घोषित किया गया कि भाई जितने भी राज्य भारत में हैं सब किसके अधीन होंगे? महारानी विक्टोरिया के अधीन होंगे। महारानी विक्टोरिया की बात को मानेंगे, महारानी विक्टोरिया का अभिनंदन स्वीकार करेंगे, महारानी विक्टोरिया के कहने को मानेंगे। उनकी घोषणा पत्र में निम्नलिखित आश्वासन थे। पहला था, भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति को छोड़ दिया। राज्य हड़पने की नीति किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो उसने कहा भैया अब हम जो है राज्यों को हड़पेंगे नहीं। वो इतने डर गए थे, सदमिया गए थे कि ससुरे जो है कि उनको लग रहा था कि यार ये क्या हो गया। दूसरा, बिना भेदभाव की योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती का वचन दिया। ये अंग्रेज बड़ी बड़ी बातें करते थे और कुछ था नहीं। ये कह रहे हैं कि नहीं भैया जो भी योग्य होगा, चाहे किसी भी जाति का, किसी धर्म का, हम उसको ऊंचा पद देंगे। लेकिन ये कभी भी आप जानिए कि भारतीयों को ऊंचे पद पर कभी नहीं बैठाते थे। ये जानते थे कि अगर भारतीय ऊंचे पद पर पहुंच गए तो वो भारत का हित करेंगे, ना कि ब्रिटेन का। तो ब्रिटिश अधिकारी कभी भी ऊंचे पद पर भारतीय पहुंचते ही नहीं थे। तीसरा, अंग्रेजों की हत्या के दोषी के अलावा अन्य सबों को क्षमा कर दिया गया। मतलब ये था बच्चों कि अंग्रेजों की, तीसरा है अंग्रेजों की हत्या के दोषी के अलावा अन्य सभी को क्षमा कर दिया गया। मतलब अंग्रेजों जो 1857 की क्रांति हुई थी, जितने लोगों ने भाग लिया हुआ था उनमें से ये बताया जाता है कि सबकी जो है कि जो हत्या अंग्रेजों की नहीं किया हुआ था उन सबको छोड़ देने का वचन दिया गया कि हम सबको छोड़ देंगे, लेकिन जिन्होंने हत्या किया हुआ उनको नहीं छोड़ेंगे। चौथा, सेना में भारतीयों और अंग्रेज यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2 से 1 कर दिया गया। अंग्रेज इतने डरपोक थे कि उन्होंने कहा कि अब भैया 2 भारतीय अगर सैनिक हैं तो उस पर 1 अंग्रेज या यूरोपीय सैनिक होगा। नहीं तो उनको ये पता चल गया था कि 1857 का विद्रोह तो एक बार हो के हमने दबा दिया, लेकिन इस बार अगर विद्रोह उठा तो इस बार हमको जो है कि अपना बोरिया बिस्तर बांध के भारत से भागना ही पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने जो है ये कोशिश की कि अधिक से अधिक संख्या में कौन हो, अंग्रेज अगर सैनिक होंगे तो हमको दबाने में विद्रोह को आसानी होगी। अब बच्चों देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 1 है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किए गए 4 प्रशासनिक सुधारों के बारे में लिखिए। उत्तर है, भारत में ब्रिटिश सत्ता को बनाए रखने और औपचारिक सुधार। औपचारिक सुधार मतलब होला जैसे बच्चों हम लोग जैसे बोली ना, अब पापा से कह रहा कि पापा जो हो कि आज एक हमें कपड़ा चाहिए, तो पापा तोहर कहन कि हाँ पापा जो हो कि ला दे तो ड्रेस। ई का ये तो से जो बहाना बनावत हन, खाली हाँ करत हन ठीक। लेकिन जब कहा कि हाँ बेटा चला हम आज अब तुम्हें दिलवाई, तब मतलब ये होइल कि हाँ ठोस रूप से कहा था कि हाँ चला तुम्हें कपड़ा दिलवाई। यह औपचारिक होला का हो कि हाँ कह दे कि ठीक हो, मतलब बस औपचारिकता पूरी करत है ना। उन कभी कपड़ा तुम्हें दिलवाई है ना जल्दी वही।
बाद में कभी दिलो ये कपड़ा, तो वही बोले ना औपचारिकता। वैसे अंग्रेज जो कहत रहे हैं भारत में कि हम भैया भारत में सुधार करम, लेकिन उन्हें सुधार के नाम पे कुछ ना करें, खाली गड्ढा खोदें भारत में। तो यह लिए उन्हें कुछ प्रशासनिक सुधार के लिए, लेकिन उन्हें मूल उद्देश्य रहा है कि भारत पे और नियंत्रण और कैसे मजबूत किया जाए, ताकि भारतीयन के और अधिक समय तक हम लोग क्या किया जाए, दबाए के रखल जाए, और यहाँ के आर्थिक संसाधन के क्या किया जाए, दोहन किया जाए। पहला देखा स्थानीय स्वशासन। 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार पर शासन में आम जनता की भागीदारी की मांग तीव्र होने लगी। भाई जनता जो थी, राजनीतिक दल छोटे छोटे थे, उन सब ने मांग करने लगे कि भाई हमको भी प्रशासन में भागीदारी चाहिए, हमको भी प्रशासन में पद दिया जाए, नहीं तो हम विद्रोह कर देंगे। तो जो लोग थे ये मांग कर रहे थे, उनको संतुष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय स्वशासन की इजाज़त दे दी कि भाई स्थानीय स्तर पर, छोटे स्तर पर, गांव के स्तर पर, जिला के स्तर पर जो गांव का ग्राम प्रधान हो उसका चुनाव होना चाहिए। फिर जो स्थानीय जो जिला है, जिले पर जो है कि जिला नगर पालिका बनाया जाना चाहिए, जिला बोर्ड बनाया जाना चाहिए, उसमें भारतीयों को भर्ती किया जाए। उनको अधिकार नहीं देना है, सिर्फ उनको क्या है, भर्ती करके संतुष्ट करना है, हाँ भैया हम एक पद पा चुके हैं, बस और कुछ नहीं है। इसी क्रम में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया, जिसमें ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई, गांव में स्थानीय बोर्ड की स्थापना की गई। कुछ 8-10 लोग पकड़ के उन्हें बोर्ड के सदस्य बना दिया गया, तो लोग वहीं खुश रहे कि अच्छा रे हम तो गांव के बोर्ड के सदस्य हैं। अधिकार रहा है, अधिक पूछा तो अधिकार का हो, पता न भैया घंटा कोनो अधिकार नहीं है। फिर प्रत्येक जिला उप विभाग तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई, मतलब जो तहसील है वहाँ भी एक बोर्ड बनाने का आज्ञा भाई कि वहाँ बोर्ड बनाइए और वहाँ भारतीयों की नियुक्त किया जाए। नगरों में नगर पालिकाएँ स्थापित की गई, जो बड़े बड़े नगर थे वहाँ नगर पालिकाएँ स्थापित की, ये अंग्रेजों के समय में ही नगर पालिका स्थापित की गई थी। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित संख्या तथा आय के साधन दिए गए, मतलब इनको जो है कि भाई जब नगर पालिका बनाई जाएगी तो उसका कुछ कार्य भी दिया जाएगा कि आपको ये काम करना पड़ेगा। देखिए क्या काम करना इनका पड़ता था, इन्हें रोशनी, गलियों और मार्गों की जो है स्वच्छता, शिक्षा, जलापूर्ति। ये बच्चों जो है ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, शिक्षा गलत हो गया है, यहाँ हो गया मार्गों की स्वच्छता, मार्गों की स्वच्छता, मतलब इनको पहले तो लाइट की व्यवस्था करनी थी, तो दूसरा चीज़ गलियों मार्गों की स्वच्छता देखनी थी, साफ सफाई बढ़िया होनी चाहिए, शिक्षा बढ़िया होनी चाहिए अपने क्षेत्र में, जल की समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, और चिकित्सीय सहायता का कार्य सौंपा गया। अब सोचिए इतना महत्वपूर्ण काम इनको दे दिया गया, इतना महत्वपूर्ण ये पूरा काम था कि ये इनके पास धन ही नहीं था कि इतना महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ये भाई, अब जैसे चिकित्सा व्यवस्था है, अब चिकित्सा सहायता देने के लिए तो धन होना चाहिए ना, तब तो आप चिकित्सा सहायता दे पाएंगे। अब आपको जो है गलियों और मार्गों को साफ़ करना है तो आपके पास धन होना चाहिए, तब तो सफाई कर्मी लगाएंगे, साफ़ करवाएंगे। शिक्षा की व्यवस्था करना हो तो स्कूल आप खोलेंगे, टीचर रखेंगे, अब उसके लिए पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए, पैसा था ही नहीं इनके पास। तो ये मतलब करने के लिए, नाम के लिए एक संस्था स्थापित हो गई थी। लेकिन हाँ बच्चों, एक चीज़ ये आप याद रखिएगा कि नींव तो अंग्रेजों ने डाल दी थी, बाद में यही धीरे धीरे संस्थाएं मजबूत होते हुए आज आप देखिए आपके यहाँ ग्राम में जो है ग्राम प्रधान बनता है, उसके सदस्य होते हैं, फिर इसके बाद ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, इसके बाद आप देखिए ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद तहसील है, तहसील के बाद जो है कि देखिएगा आप जिला है। तो ऐसी संस्थाएं आज भी भारत में चल रही हैं। फिर देखिए सिविल सर्विसेज, लोक सेवा। लोक सेवा का नाम याद होता है, आइए याद, IPS, IS, DM, SSP, कप्तान साहब, याद हो ना, ये कुल कहाँ बनत रहा है, यही सिविल सर्विसेज से बनत रहा है। तो भारतीय लोक सेवा अधिनियम 1861 बनाया गया, ये एक अधिनियम बनाया गया जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण पदों पर ICS अधिकारी नियुक्त होते थे। जितना भी ऊंचा पद है, जैसे सचिव हैं या संयुक्त सचिव हैं या DM हैं, SDM हैं, SDM ना SSP या SP हैं, जिनके कप्तान साहब बोलेलन, ओकर नियुक्त ICS के परीक्षा होए, जे पास करे तब ओके नियुक्त कहिए।
इसमें योग्यता के आधार पर चयन होता था, मतलब जे बढ़िया जे योग्य हो, जे परीक्षा पास करत हो, वही के जो न नियुक्ति हुए। लेकिन परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में होती थी। अंग्रेज इतना शातिर रहे, उन्हें जानत रहे कि अगर भारतीयन के हिंदी भाषा में ये परीक्षा पास करे कह दिल जाए तो भारतीयन जो न भरमार हुई ये परीक्षा में। उन्हें कहा कि नहीं, अंग्रेजी माध्यम ये परीक्षा हुई, अंग्रेजी में लिखे खो, अंग्रेजी में मन जो न तोहार इंटरव्यू हुई, कुल हुई अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में हो के जी पास के लिए ओके का बनाइए, अधिकारी बनाइए। तो भारतीय कहाँ की तो हम लोगों के साथ का हो अन्याय हो कि भाई जो नो कि अंग्रेजी में जब लेबा तो कुल अंग्रेज भर्ती हुई हैं, हम लोग तो परीक्षा पास न कर पाई। भाई हम लोग की भाषा का हो हिंदी हो। तो आप देखें कि ICS परीक्षा जो नो सबसे ज़्यादा यूरोपीय नागरिक हुई हैं और भारतीय इक्का दुक्का पास हुए। और पहले भारतीय ICS सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। फिर भी भारतीयन में जज्बा देखा कि सत्येंद्रनाथ ठाकुर अंग्रेजी होए के पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होए के बावजूद भी उन ICS के परीक्षा पास कैलन और ICS बनलन, अधिकारी बनलन। तो अंग्रेजन के जो ना नाक में तो भारतीय दम कैले रहे। फिर अगला देखा सेना और पुलिस का पुनर्गठन। अब देखा 1857 के बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया के अंतर्गत सेना को भी पुनर्गठित किया गया। इसमें बंगाल, मद्रास, चेन्नई तथा मुंबई की अलग अलग सैन्य टुकड़ियों का 1893 में एकीकरण किया गया। मतलब पहले बच्चों जो मद्रास रहा ओकर सैनिक टुकड़ी अलग रहा, बंगाल के सैनिक टुकड़ी अलग रहा और मुंबई के सैनिक टुकड़ी अलग रहा। तो 1893 में का कहिए कि पूरे जो बंगाल, मद्रास और चेन्नई के सैनिक टुकड़ी रहे ओके एक बनाए उठल और ओकर जौन एक जोन हो कि सैनिक टुकड़ी बनाए के ओकर एक जोन हो सेना अध्यक्ष बनाए दिहल गया। तो ऐसे कहा बैल कि भाई जहाँ भी युद्ध हो, जहाँ संघर्ष हो, तो इन्हें के एक दूसरे के समन्वय स्थापित करने में सहायता हुई। नहीं पता लगल कि जो न कि बंगाल वाला अलग उड़त हो, महाराष्ट्र के जो न मुंबई के सेनापति अलग उड़त हो और वहीं के बंगाल के सेनापति अलग उड़त हो। तो ये होई कि नहीं तीनों के एक सेनापति बनावा ताकि जो न कि चाहे जहाँ सेना भेजे को, जहाँ जहाँ संघर्ष करे को तो वो भेज सकें। देखा ब्रिटिश सेनाध्यक्ष के अधीन इस सेना को रखा गया। भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। हमने पहले ही बताया कि 2 जो है भारतीय सैनिक होते थे, ऊपर एक अंग्रेज सैनिक नियुक्त किया कि ताकि जो न कि भारतीय विरोध करें तो इन्हें आसानी से दबा दिया जाए। भारतीय सैनिक सूबेदार के ऊपर किसी पद पर नियुक्त नहीं किए जाते थे। हमने पहले ही ऊपर बच्चों बताया था कि महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया हुआ था कि योग्यता के आधार पर क्या होगा, भर्ती होगी और जितना ऊंचा से ऊंचा पद है वो भारतीयों को भी दिया जाएगा जो योग्य होगा। लेकिन देखिए इन्होंने क्या किया कि सैनिक जो होते थे उन्हें सूबेदार से ऊपर पद देते ही नहीं थे। जो भारतीय सैनिक थे उनको सूबेदार से ऊपर पद देते ही नहीं थे। उनके साथ भेदभाव करते थे, खाने पीने में भेदभाव करते थे, उनको वेतन देने में भेदभाव करते थे, उनको सजा देने में भेदभाव करते थे। तो इसीलिए भारतीय सैनिक खिन्न थे। फिर पुलिस संगठन में दरोगा का पद भारतीयों तथा पुलिस अधीक्षक का पद यूरोपियों के लिए रखा गया। मतलब दरोगा जो छोटा मोटा होलन ऊपर भारतीय के नियुक्त करें और जो पुलिस अधीक्षक वही कप्तान साहब जी के बोलेलन या पूरे जिला के जो न मालिक होला, जो पूरे जिला के पुलिस विभाग के प्रमुख होला ओके पुलिस अधीक्षक बोलेलन। ओके के बैठावे यूरोपीय बैठे या अंग्रेज कोनो बैठे। तो जब वो यूरोपीय नागरिक जो न बैठल हो तो वो दरोगा के तैसे यार चटनी में यार बार जो न मिला के फेंट दे यार बार कहते भाई। वो तो चाहे जब दरोगा सस्पेंड कर दे, जब हटाए दे तो ओकरे हाथ में हो। तो यह नाते अंग्रेज कभी भारतीय के पुलिस अधीक्षक पद देवे न करें, क्योंकि सेना और पुलिस दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार कार्यों में सहायक होती थी। कि भाई जब भी विस्तार करना हो तो सेना को भेज दो, सेना लठिया के लोगों को भगा देती थी। तो इस तरह से उन्होंने ये काम किया। अब देखिए 4 न्यायिक संगठन। भारत में न्याय परंपरागत कानूनों जैसे शास्त्रों, शरीयत और शाही फरमानों के आधार पर किया जाता था। मतलब पहले भारत में जाना था कि न्याय व्यवस्था पुरानी रहा है। रामायण देखो हुआ तो शास्त्र में का दिखल गया बा भैया, वह हिसाब से केहू के न्याय दिखल जाए। वैसे जब मुस्लिम शासक कैलन तो उस शरीयत कुरान में का कहल गया बा ओकरे अनुसार जो न कि केहू सजा दिहल जाए। तो इस तरह के जो न कि सजा केहू के दिहल जाए, मतलब
कुरान के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से दिया जाए सज़ा, तो पहले जो कि राजा सजा दें। परंतु अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे इसे समाप्त कर कानूनों की एक नई प्रणाली विकसित की। फिर अंग्रेज़ों ने देखा कि यार ऐसा करते हैं कि ये जो नियम कानून जो शास्त्रों में है, इनको संगठित करके एक किताब बनाई जाए और उसके उस नियम को लागू किया जाए, और लागू करके नए तरीके से भारतीयों को क्या है नई कानून प्रक्रिया में बांधा जाए, ताकि जो है कि हमको भी आसानी हो और इनको भी आसानी हो। उस समय प्रचलित कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। इसका अर्थ था कि शासन कानून के अनुसार चलाया जाएगा। मतलब ये हो गया कि भैया जो शासन है वो कानून के हिसाब चलाया जाएगा, ना कि कोनो राजा के कहे के हिसाब से, ना महाराजा के हिसाब से, ना पंडित के कहे के हिसाब से, केहू के हिसाब से ना। अब जो शासन के हिसाब से चले, कानून जो कहा तो, नियम जो कहा तो ओकरे अनुसार शासन चली। लेकिन बच्चों जानत है कि नियम के बनाए रहे, अंग्रेज बनाए रहे, और तोड़े वाला के रहे, अंग्रेज तोड़े वाला रहे। आप देखें जो कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के फांसी कैसे दिहल गई, उनकर जो कि एक दिन पहले उन्हें फांसी दे दिहल गई, उन्हें जो कि जलावल ना गल, फेंक दिहल गए ऐसे। तो मतलब उनके साथ कितनी बर्बरता कई, और नियम कानून के तोड़ा वाला रहे, ये अंग्रेजे रहे। तो भैया अनेक बात को विश्वास ना रहे। अब कानून की निगाह में सारे मनुष्य बराबर हैं। मतलब कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण, ठाकुर, पंडित, दलित, कोई हो, सब अब बराबर हो गए। उनमें कोई ये नहीं था कि किसी ने हत्या की, चाहे वो हत्या ब्राह्मण ने की हो, चाहे ठाकुर ने की हो, चाहे दलित ने की हो, अगर उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी तो सबको फांसी की सज़ा दी जाएगी। ये नहीं कि कोई दलित है तो उसको फांसी दी जाएगी, कोई ब्राह्मण है तो उसको जो है जेल करके या देश निष्कासित करके सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं है। जो सज़ा सबको दी जाएगी वही सज़ा सभी जातियों को दी जाएगी। जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही कानून सब लोगों पर लागू होता था। मतलब अब ये हो गया कि सब पर एक तरह का कानून और नियम लागू होगा। अब भेदभाव नहीं किया जा सकता। यही बात बच्चों भारतीय संविधान का आधार बना कि भारतीय संविधान में देखा अनुच्छेद 14 हो, जहाँ बतावल गया कि लोगन के समानता के अधिकार दिहल गए, कि कानून के समक्ष सब समान हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कौनो बिरादर के हो, सब में का हो समान हो, कि केहू जौन हो कि जाति के आधार पर सजा ना दिल जाए कि ब्राह्मण हैं तो इन्हें छोड़ दा, इन दलित हैं तो इन्हें सजा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा वित्तीय सुधार, शिक्षा में सुधार जैसे अनेक सुधार ब्रिटिश संसद द्वारा किए गए। ये सब सुधार बच्चों इसलिए किए गए ताकि भारतीयों पर और मजबूती से नियंत्रण स्थापित किया जा सके, और मजबूती से इनको दबाया जा सके, और अधिक से अधिक इनके धन का, इनके संसाधनों का शोषण किया जाए, और उसे कहाँ भेजा जाए, इंग्लैंड भेजा जा सके, और इंग्लैंड अमीर होता जाए और भारत गरीब से और गरीब होता चला जाए। और यही अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। तो बच्चों आज इतना ही, लेकिन एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अंग्रेज़ आज जो है कि भारत इतना आगे निकल गया है कि भारतीय जो है कई कंपनियां जाके ब्रिटेन में अपना उद्योग स्थापित की हैं, और ब्रिटेन के नागरिकों को उन्होंने रोज़गार प्रदान कर दिया है। और कहीं अगर भारतीय कंपनी वहां से उठकर भारत में चली आए, छोड़ दें, तो अंग्रेज जो है खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो कहते हैं बच्चों समय बहुत बलवान होता है। एक दिन इंग्लैंड के निवासी भारत में शासन कर रहे थे और भारतीय मजबूर होकर शासित हो रहे थे, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जो कंपनियां हैं वो ब्रिटेन में रोजगार दे रही हैं, और अगर वो वहाँ से चले जाएं तो वो खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो बच्चों आज नमस्कार, इतना ही। जय हिंद। कल पढ़ाएंगे।